वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 30 मार्च 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल के बारे में है, मतलब एक ऐसी व्हीकल जिसका इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस कर सकें और वो टफ टेरेन में भी चलने के काबिल हो। इंडियन आर्मी ने भी एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया है कि उन्हें आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल सप्लाई की जाए, जिसका इस्तेमाल या जिसे वो डिप्लॉय करना चाहते हैं लद्दाख और कच्छ के एरिया में। क्या है ये? देखिए, इस व्हीकल में बेसिकली दो कैबिन्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ट्रैक पैड पे चलता है, एम्फीबियस कैरियर है, मतलब जो स्वैम्प वाला इलाका है, चाहे बर्फ का इलाका हो, वहां पर भी ये चलने में काबिल होता है। इसका डिजाइन काफी स्पेशल होता है, चूंकि ये ट्रैक पे चलता है तो जो ये प्रेशर, ग्राउंड प्रेशर क्रिएट करता है बहुत लो होता है। एंड दैट इज द रीजन कि सॉइल या फिर जो मार्शी एरिया है, डेजर्ट का है एरिया, श्लस का, स्नो का, वहां पे भी ये चल लेता है। पुल एंड पुश लोकोमोशन इसमें होता है, जिसके बेसिस पे ये आसानी से इस प्रकार के एरियाज में चलने में कैपेबल होता है। बैलिस्टिक प्रोटेक्शन ये कैबिन्स प्रोवाइड करवाते हैं उन सभी ट्रूप्स को जो इसके भीतर बैठे होते हैं, स्मॉल आर्म फायर से लेकर, मतलब जो छोटे छोटे हथियार हैं उनको लेकर। अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा तो मतलब व्हीकल फिर कैसे बचा पाएगी, लेकिन छोटे हमलों को ये प्रोटेक्ट करने में कैपेबल है। बैलिस्टिक प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि एक ओवरऑल स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन देना। ये देखिए उन जगहों पे भी जाने में कैपेबल होती है जहां पर व्हील्ड व्हीकल्स नहीं जा सकते। जैसे अगर जो बर्फ है या फिर जो स्नो है वो बहुत गहरा है, स्लस है, मासी टेरेन है, तो वहां पे व्हीकल के पहिए धंस जाएंगे, काम नहीं बन पाएगा। लेकिन ये आसानी से वहां पे जा सकता है। इस व्हीकल का इस्तेमाल हम ट्रूप्स को आसानी से मूव करने में कर सकते हैं। स्नो बाउंड टेरेन में या मार्सी सैंडी इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लद्दाख में और रन ऑफ कच्छ के एरिया में इसकी यूटिलिटी इस संदर्भ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीआरडीओ के कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम के बारे में है। आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज में एक सीन बड़ा कॉमन सा देखा होगा, जहां पे या तो सिक्योरिटी पर्सनल्स या हमारे हीरो एंड विलेंस, ये लोग दीवार के पीछे छुपकर गोलियां चलाया करते हैं। अब दीवार कुछ इस प्रकार के कॉर्नर से हो सकती है, ठीक है। अब जो पर्सन है वो यहां पर खड़े हैं और दूसरा पर्सन यहां पे खड़ा है। अब इनको हल्का सा आगे निकल के फिर इस पर्सन के ऊपर फायर करना होता है, लेकिन ये जैसे ही अपना सिर बाहर निकालते हैं इधर से गोली चल जाती है। बड़े खतरे वाली सिचुएशन बनी रहती है, मतलब सीधा सिर में गोली लगने का खतरा होता है, बिकॉज आपको फायर करने के लिए अपने सिर को इस दीवार के बाहर निकालना होगा। क्या हो कि हमारे पास एक ऐसी गन हो जिसमें इस कॉर्नर से हमें अपने बॉडी पार्ट को बाहर निकालना ही ना पड़े, बल्कि जो गन है वो खुद ही हमें देखकर बता दे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल लेके कि टारगेट यहां पर किस तरीके से छिपा हुआ है। बिल्कुल यही वो गन है जिसे कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम कहा जा रहा है। ये गन 90 डिग्री का एंगल ले सकती है। यहां पर एक डिस्प्ले लगा होता है, यहां पे देखिए तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये एक कॉर्नर है 90 डिग्री का। अब यहां पर इस गन को कुछ इस तरीके से लगाया गया है, फायर यहां से होगा। यहां पर एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें ये पर्सन देख सकते हैं कि इस तरफ कौन किस स्थिति में है, और बाकी इसे हैंडल करने का जो भी मैकेनिज्म है वो 90 डिग्री के इस तरफ है जिस तरफ पर्सनल ये खड़े हुए हैं। इन दैट केस इस पर्सन को बिना इस 90 डिग्री के एंगल को क्रॉस किए शूट करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है, तो वो एक सेफ फायरिंग कर सकते हैं, खुद को बचाते हुए जो भी दुश्मन है उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। काफी यूनिक सा हथियार है। इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आई विल से पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि एडवांस स्टेज में है। एक बार ये तैयार हो जाए तो इसे सीआरपीएफ को और जम्मू कश्मीर पुलिस को दे दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, अर्बन टेरेन में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। CSWS ये स्पेशल पर्पस वेपन है जिसे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो पुणे में है उन्होंने डेवलप किया है। ये टारगेट को एंगेज कर सकता है बिना बेंड हुए वीडियो को कैप्चर करने के माध्यम से, तो ये अर्बन और क्लोज क्वार्टर सिचुएशन में काफी ज्यादा बढ़िया साबित होता है। इसमें वेपन, कैमरा, लेजर, इंफ्रारेड, इल्यूमिनेटर, टॉर्च जो कि फ्रंट पोर्शन में होता है, ये सब लगा होता है। जो डिस्प्ले है, इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी स्विवेलिंग मैकेनिज्म जो है ये रियर पोर्शन में, पीछे वाले हिस्से में होता है। मतलब इस वाले हिस्से में ये सारी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल इस पर्सनल को करना है। बाकी जो अटैक या डिस्प्ले का मैकेनिज्म है वो इधर है, तो इसके माध्यम से अटैक करना आसान होगा। हाई ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉय से ये वेपन बनता है, जिससे ये होता है हल्का और बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल। डे नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी रखता है, कलर डिस्प्ले देता है, डिजिटल जूम का ऑप्शन है, जूम कर सकते हो अपने टारगेट को अगर वो दूर है तो। हॉट कीज, हाई पावर बैटरी, सब कुछ इसमें होता है। ये काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरर में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है वेपन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरस्वती नदी के बारे में है। सरस्वती नदी को लेकर कई तरीके के विचार लोगों के मन में रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी पहले हुआ करती थी, कुछ लोग तो इसके अस्तित्व को नकार देते हैं।
बट ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि एक मिथिकल रिवर है जो पहले कभी हुआ करती थी और आज से 4000 साल पहले ये नदी सूख गई। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये अभी भी अंडरग्राउंड फ्लो करती है। ऐसे कई सारे विचारों के आधार पर एक 2017 से ही रिसर्चेस एंड ऑल चल रही हैं कि सरस्वती नदी का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में हुआ करता था। एक विचार ये होता है कि जो सतलुज नदी का चैनल है वही सरस्वती नदी का चैनल हुआ करता था। यद्यपि इससे भी प्रचलित अवधारणा ये है कि जो सरस्वती नदी थी वो घग्घर नदी में जाकर मिल जाया करती थी। तो ये तो कुछ बेसिक अवधारणाएं जो सरस्वती नदी को लेकर बनाई गई हैं वो हैं। हालांकि एक मिथिकल रिवर है, बहुत ही ज्यादा रिवर्ड हुआ करती थी, पूजनीय हुआ करती थी और कई सारे जो भी ग्रंथ हैं उनमें इसका बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी हाल ही में साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बीच में, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में एक आदि बद्री डैम रिवर सॉम पे बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से हम सरस्वती नदी को एक बार फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब मैं कह रहा था कि सरस्वती नदी के बारे में ये एक धारणा है कि ये घग्घर नदी में आके मिल जाती है, इसका बेसिक कारण ये है कि जो घग्घर नदी है वो हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती, लेकिन उसमें जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, जो व्हाइट एंड ग्रे सैंड्स होते हैं, वो मिलते हैं। व्हाइट एंड ग्रे सैंड्स वो नदियां कैरी करती हैं जो हिमालयन रीजन से आती हैं। मतलब कभी कोई नदी तो रही होगी जो हिमालयन रीजन से आकर घग्घर में मिलती होगी, और उस नदी के रूप में जो प्रिजम्पशन है वो सरस्वती नदी का है कि जो सरस्वती नदी है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती थी, आके घग्घर में मिलती थी। एंड दैट इज रीजन कि घग्घर में जो आज हमें ग्रे और व्हाइट सैंडस्टोन्स मिलते हैं या सैंड मिलती है वो सरस्वती नदी का कैरी किया हुआ है, जो आज हमें घग्घर नदी में मिलता है। तो सरस्वती नदी के बारे में ये मान्यता है कि ये हिमालय में ओरिजिनेट हुआ करती थी। वेस्टर्न सी, ये जो गल्फ है वेस्टर्न सी में, वहां पे जाके अंतिम रूप में खत्म होती थी। ये हरियाणा, राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से होकर गुजरा करती थी। कंट्रीज देखिए, इसका 1/3 हिस्सा पाकिस्तान जो वर्तमान का है वहां से गुजरता था, और 2/3 हिस्सा जो वर्तमान में जो भारत का हिस्सा है वहां से गुजरता था। इसकी 2 ब्रांचेस हुआ करती थी, वेस्टर्न ब्रांच और ईस्टर्न ब्रांच। ये दोनों आपस में मिल जाती थी और उसके बाद सरस्वती नदी एक फुल फ्लेज्ड फॉर्म ले लेती थी। तो जो हिमालयन बॉर्न सतलुज है, जिसे पास्ट में ऐसी मान्यता है कि वो इसी चैनल से फ्लो करती थी जिस चैनल से सरस्वती नदी फ्लो किया करती थी। वर्तमान का जो घग्घर पटियाली वाली रिवुलेट है, वो जो ब्रांच हुआ करता था वो सरस्वती नदी का वेस्टर्न ब्रांच हुआ करता था। इसके अलावा मारकंडा और सरस्वती एक्चुअली में सरस्वती का ही अपभ्रंश है, यानी कि करप्टेड फॉर्म है सरस्वती। ये दोनों वेस्टर्न ब्रांच रिप्रेजेंट करते थे, जिसे टोन्स यमुना के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा सतराना, जो कि 25 किलोमीटर आपको साउथ में मिलेगा पटियाला से पंजाब में, वहां पर ये दोनों ब्रांचेस आकर मिल जाती थी और सतलुज नदी अपना एक क्लियर फॉर्म ले लेती थी, जिसके बाद वो डेजर्ट वाला जो एरिया है रन ऑफ कच्छ का, उसको फ्लो करते हुए वेस्टर्न सी में गल्फ में आके मिल जाती थी। तो ये तो फ्लो हुआ करता था सरस्वती का, जो प्रिज्यूम्ड है, जो फिर हमें पैलियोलिथिक चैनल्स, पैलियोग्राफिक चैनल जो मिलते हैं, जो जहां से नदियों का एक चैनल हुआ करता था, वो जो हमें मिलता है उसके बेसिस पे सारी बातें कही जाती हैं। सरस्वती नदी के हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें तो ऋग्वैदिक रिवर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इनका जिक्र हमें ऋग्वेद और लेटर वैदिक या पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में बहुत ही वाइडली मिलता है। जो ऋग्वेद की 6ठी किताब है उसमें एक हाइम है, नदी स्तुति सूक्त, उसमें सरस्वती नदी की प्रार्थना की गई है उनके लिए, जहां पे उन्हें परफेक्ट मदर, अनसरपास्ड रिवर और सुप्रीम गॉडेस जैसे टाइटल से नवाजा गया है। आदि बद्री हरियाणा में जगह है, हिमाचल प्रदेश के नजदीक में, बॉर्डर पे बिल्कुल, वहां पे मानते हैं कि यहीं से सरस्वती नदी ओरिजिनेट हुआ करती थी। तो ये तो सारी बातें सरस्वती नदी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हर्बल फॉर्मुलेशन फॉर टिक इन्फेस्टेशन के बारे में है। देखिए, जो मवेशी होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ टिक्स यानी कि कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो उनकी बॉडी पे आ जाते हैं, बड़े परेशान करते हैं वो उनको। इसके लिए अभी तक केमिकल्स का इस्तेमाल फार्मर्स करते रहे हैं इन टिक्स को हटाने के लिए, लेकिन अभी चूंकि आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं मवेशियों को भी होता है। अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया है हर्बल इंग्रेडिएंट्स का, जिसमें नीम और नागौर शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से हम इन टिक्स को हटा पाएंगे बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए। ये जो टिक्स होते हैं ये हार्मफुल ब्लड सकिंग पैरासाइट्स होते हैं जो मवेशियों के बॉडी पे चिपक जाते हैं, उनका खून चूसते हैं। इससे काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी होता है डेयरी फार्मिंग को। टिक बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं ये मेजर सोर्स होते हैं जो प्रोडक्शन लॉस करते हैं जो मवेशियों का दूध होता है उसमें। इससे मवेशियों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक होता है टिकवरी। टिकवरी, इससे मवेशी बड़ा इरिटेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मतलब उनकी बॉडी पे कुछ पैरासाइट्स हैं जो अक्सर उन्हें काटते रहते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं, तो बड़े परेशान हो जाते हैं वो। तो इससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाती है, उन्हें भूख नहीं लगती। फर्दर
ये जो इन्फेक्शंस होते हैं वो एनिमल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब केमिकल्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ेगा जो अभी तक करना पड़ता था, अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नए फॉर्मूला का, जिसे डेवलप किया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। इसमें नीम और नागोड का इस्तेमाल किया गया है। ये इफेक्टिव है इन टिक्स के लिए। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की बात करते हैं, इसे सन 2000 में बनाया गया था एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत। इसका एम था कि एक हम क्रिएटिव नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाएं, जिसके माध्यम से जो पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल स्पेस है, ग्रासरूट लेवल पे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर्स हैं, उनको हम इसमें लिंक करें, इन इंस्टीट्यूशन से, इन पॉलिसीज के साथ उनको जोड़ें, ताकि इंडिया में जो नॉलेज बेस है वो इनहेंस हो। अब देखिए, इस प्रकार के जो फाउंडेशन है, इनको लेकर आप में भी इन्हें इंपॉर्टेंस ना देते हो, लगता हो ठीक है, मतलब है तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। एनआईएफ के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट तो है कि एनआईएफ एक ऑटोनॉमस बॉडी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा ये है कि ये हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को स्ट्रेंथन करता है, जिसमें जो इंडिया के प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोलैबोरेट करते हैं हाईली एडवांस्ड फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के साथ। और यही जो पार्ट है यही गलत है, बिकॉज इसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ किसी भी प्रकार के कोलैबोरेशन की बात नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो ए, केवल यही इसका सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो कोरल ब्लीचिंग के बारे में है। जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ सिस्टम की, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, जो आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, ये काफी बड़ा सा आपको ब्रीफ, ये जो बैरियर रीफ का सिस्टम है वो दिख रहा है। यहां पर अभी ये निकल के आया है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो धीमे धीमे कन्फाइन हो रहा है, और वहां पे मास कोरल ब्लीचिंग देखी जा रही है। अब कोरल रीफ क्या होते हैं और कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? देखिए, कोरल्स मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, अकशेरुकी जीव होते हैं जिनके पास स्पाइन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। हर कोरल को, अगर आप एक इंडिविजुअल कोरल की बात करें तो उसे पॉलिप कहा जाता है। ऐसे कई सारे पॉलिप्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बनती है एक कॉलोनी। ये कॉलोनी कई सारे पॉलिप्स और जनरेट करती है, कई सारी कॉपीज बनती हैं। तो ये पॉलिप्स का ये जो पूरा कॉलोनी है वो बढ़ता चला जाता है। ये कोरल्स मरते हैं, इनके ऊपर एक कवच होता है जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जब ये मर जाते हैं तो इनका वो जो कवच है वो बिखर जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो एक बेस बन जाता है, उसके ऊपर नए पॉलिप्स आते हैं, नई कॉलोनीज बनती हैं। तो इस तरीके से जो कैल्शियम कार्बोनेट का उनका जो खोल है, जो कवच है, वो एक रीफ बनाता चला जाता है, जिसके ऊपर बाकी की कोरल्स या कॉलोनीज सर्वाइव करती रहती हैं। ये जो कोरल्स हैं ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं सिंगल सेल्ड एल्गी के साथ, जिसे कहा जाता है जूजेंथलाई। ये जो एल्गी होते हैं ये सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं, इसीलिए कोरल्स वहां नहीं पाए जाते जहां पर पानी बहुत गहरा हो या गंदा हो, क्योंकि सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाएगी इन कोरल्स में, ये जो एल्गीज है उनके पास। इसलिए पानी साफ हो, ज्यादा गंदा ना हो और बहुत गहरा पानी ना हो। टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, 27-28 डिग्री सेल्सियस का। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर उनके लिए सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं होगी। तो एल्गीज वो जो खाना बनाते हैं वही खाना ये जो कोरल पॉलिप्स हैं वो खाते हैं, और ये जो एल्गी होता है इसको ये कोरल्स दे देते हैं एक बेस जहां पर वो सर्वाइव कर पाता है और न्यूट्रिएंट्स ले पाता है। इन दैट केस दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जो जूजेंथलाई होता है उसके कई सारे कलर्स होते हैं, इसीलिए ये जो कोरल्स होते हैं इनको आप कई सारे कलर्स में देखते हैं। एक्चुअली में वो कलर्स कोरल्स का नहीं होता, वो कलर्स तो उन एल्गीज का होता है जो उनके ऊपर रिसाइड करते हैं। अगर ये एल्गीज इस कोरल पर से हट जाए तो जो कोरल का कलर है वो तो सफेद होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, तो लगता है जैसे उनका कलर चला गया, तो उसे ब्लीचिंग बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो दुनिया का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम है, जो 2300 किलोमीटर में फैला हुआ है। 400 डिफरेंट टाइप के कोरल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, 1500 से ज्यादा फिश की स्पीसीज और मॉलस्क की 4000 टाइप्स ऑफ स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। कोरल ब्लीचिंग वही है जब एनवायरमेंट बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाए, पोल्यूशन हो जाए, या फिर ओशन की एसिडिटी बढ़ जाए। इन दैट केस ये जो एल्गीज होते हैं स्ट्रेस की कंडीशन में, जो जूजेंथलाई होता है वो कुछ ऐसे जीवों को पैदा करने लग जाता है जो इन कोरल्स के लिए सही नहीं होते, जो उन कोरल्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिनके ऊपर ये एल्गी बैठे हुए हैं। तो कोरल्स क्या करते हैं, इन एल्गीज को हटा देते हैं, बोलते हैं भाई आप ऐसे जीव लेकर आ रहे हो जो हमारे लिए सही नहीं है, तो आप जाओ, हटो। तो जब वो उन कोरल्स को हटा देते, उन जो एल्गीज हैं उनको हटा देते हैं, तो कलरफुल तो एल्गी होता है, जब वो एल्गी हट जाता है तो उनका कलर व्हाइट दिखने लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी ब्लीचिंग हो गई, उनका कलर चला गया है, एंड दैट इज द रीजन कि इसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल डॉल्फिन डे के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी 67th मीटिंग चेयर की है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग थी जहां पे ये डिसाइड किया गया कि 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे ऑब्जर्व करेंगे।
5 अक्टूबर को अभी क्या होता है, 5 अक्टूबर को अभी गंगा रिवर डॉल्फिन डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो मतलब यहां पे फोकस केवल गंगेज डॉल्फिन पे होता है, लेकिन जब हमें नेशनल डॉल्फिन डे डिक्लेयर कर देंगे तो हम हर प्रकार के डॉल्फिन को कवर करेंगे, चाहे वो गैंगेटिक हो या फिर जो मरीन डॉल्फिन हैं वो हो। डॉल्फिन्स बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब पानी की हेल्थ कैसी है वो डॉल्फिन्स की सिचुएशन के जरिए आप पता कर सकते हो। नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन को 2010 में डिक्लेयर कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अर्थ आर के बारे में है। पिछले सैटरडे 26 मार्च को 8:30 बजे अर्थ आर देखा गया, जहां पर दुनिया भर में 1 घंटे के लिए लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है। इसे स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा 2007 में। ये एक एनुअल इवेंट है जो मार्च के आखिरी सैटरडे को होता है। 180 देशों में इसे ऑब्जर्व किया जाता है, जहां पर लोग ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ करते हैं। यहां पर हम ये पोर्ट्रे करते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर हमें कदम उठाना है और लोगों को अवेयर करना है। इस बार का टॉपिक था शेप आवर फ्यूचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की बात करते हैं तो 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। उद्देश्य ये है कि प्लेनेट के नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाएं और एक ऐसा फ्यूचर तैयार करें जहां पर ह्यूमंस और नेचर के बीच में एक सामंजस्य हो। हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। चलते हैं अपनी स्कीम के सेगमेंट में, दैट इज सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखिए, जो भी लोग प्रोफेशनल डिग्री वगैरह अटेन करते हैं वो इंटर्नशिप के लिए बहुत प्रेस्टिजियस इंडस्ट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसा हो कि उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो कई सारे जो कोऑपरेटिव्स हैं वहां पर जाकर एक्सपीरियंस अटेन करें। इसी उद्देश्य से ये स्कीम आई सहकार मित्र, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की। यहां पर इनिशिएटिव जो है वो असिस्ट करेगा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को कि वो फ्रेश और क्रिएटिव आइडियाज अपने पास अट्रैक्ट कर सकें। मतलब कि यंग प्रोफेशनल्स जब वो इंटर्नशिप करने के लिए आए तो वो इन कोऑपरेटिव्स के पास आए, और जब वो यहां पर इंटर्नशिप करें तो ये पेड इंटर्नशिप हो, मतलब कि इसके लिए उन्हें कुछ पैसे भी मिले। जो वो एलसीडीसी के साथ वर्क कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स के साथ वर्क करके वो इनका फंक्शन समझें। प्रोफेशनल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से हम ना केवल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ बल्कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ देंगे। ये वोकल फॉर लोकल का जो हमारा आइडिया है उसको भी एक जोड़ देगा। ये पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा जिसमें एनसीडीसी जो है वो फंड्स रखेगा ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके 4 महीनों के लिए जो भी ये कोऑपरेटिव्स इंटर्नशिप करवाते हैं प्रोफेशनल्स को, उनके लिए। कौन होंगे एलिजिबल इस प्रकार के इंटर्नशिप के लिए? कोई भी प्रोफेशनल ग्रेजुएट जिन्होंने एग्रीकल्चर या एलाइड एरियाज में ग्रेजुएशन किया हो या फिर आईटी में, वो इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। फर्दर कोई अगर एमबीए डिग्री परस्यू कर रहा है या कंप्लीट कर चुका है एग्री बिजनेस में, कोऑपरेशन में, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो रही बात यहां पर इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। रिवीजन करते हैं। आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल, ट्विन कैबिन, ट्रैक्ड एम्फीबियस कैरियर है ऑफ रोड मोबिलिटी के लिए, दैट्स ट्रू। कॉर्नर सूट वेपन सिस्टम, इसे सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने बेंगलुरु ने डेवलप किया है, गलत है, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अर्थ आर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है 2007 में, गलत है, ये WWF का इनिशिएटिव है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कोरल रीफ, ये सिम्बायोटिक रिलेशन से रखता है सिंगल सेल्ड एल्गी के साथ जिसे कहा जाता है जूजेंथलाई, दैट्स ट्रू। ये सेशन यहाँ पे समाप्त होगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, हाँ चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।